बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इस पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। अब बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या होगी, चेंज होगी, इसका डायमेंशन चेंज होगा, ठीक है। मतलब अगर ये L लंबाई की है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये L1 लंबाई की है तो ये हो जाएगा L2। देखिए लंबाई के साथ साथ, लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसके जो व्यास है बच्चा, व्यास या डायमीटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो व्यास है उसमें भी कमी आ रही है। देखिए लंबाई में तो वृद्धि हो रही है लेकिन व्यास में क्या हो रही है बच्चा, कमी हो रही है, ठीक है। तो देखिए लगाए गए बल के, पार्श्व विकृति किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, लगाए गए बल के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिशा में बदले हुए हमारे इस डायमेंशन को, मतलब क्या बदल रहा है, देखिए जो बल हमारा लग रहा है वो लंबाई की दिशा में लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है लंबाई के साथ साथ किस में हो रहा है, डायामीटर में भी हो रहा है, इसके व्यास में भी हो रहा है। मतलब लगाए गए बल के लंबवत दिशा में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो लगाए गए बल के जब लंबवत दिशा में बदलाव होता है उस बदलाव को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्श्व विकृति, ठीक है। और ये पार्श्व विकृति किसके, फॉर एग्जाम्पल पार्श्व विकृति किसके बराबर होता है, देखिए तो पार्श्व विकृति बराबर चेंज इन डायमीटर, मतलब जो ये डायमीटर में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर D1, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बच्चा क्या, ये हो जाता है हमारा पार्श्व विकृति का फॉर्मूला, ठीक है। तो पार्श्व विकृति क्या होता है, अगर हम लंबाई में विकृति देखते हैं, लंबाई में बदलाव देखते हैं तो उसे हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लेकिन वही अगर हमारा इसमें भी लंबाई के साथ साथ हमारा इस चौड़ाई बोल लीजिए या फिर डायमीटर व्यास बोल लीजिए, इसमें भी तो कमी हो रही है, तो इस कमी की वजह से हमारा ये जो कमी हो रहा है हमारा व्यास में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्श्व विकृति, ठीक है। आगे चलिए, अगला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। नाम से ही दिख रहा है आयतन विकृति, मतलब कि आयतन में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, आयतन विकृति कहते हैं। गॉट इट, ओके। मतलब आयतन में जब परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं आयतन विकृति। मतलब अगर ये हमारा कोई बॉडी है, मान लीजिए 3D डायमेंशन में हम बना देते हैं इसको, ठीक है, ये बॉडी हमारा कोई 3D बॉडी है, ठीक है, ये हमारा 3D बॉडी है। तो 3D बॉडी है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ से बल लग रहा है, Fx, Fy एंड Fz, तीनों डायरेक्शन में बल लग रहा है। तीनों डायरेक्शन में बल लगने की वजह से इसके आयतन में बच्चा जो बदलाव आता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका बल लगने के पहले जो वॉल्यूम था, आयतन था वो, और चेंज इन वॉल्यूम मतलब बल लगने के बाद जो आयतन में परिवर्तन आया, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमारा क्या होगा, आयतन विकृति जो है वो खत्म हो चुकी है। जो हमारी टोटल ये आयतन विकृति हमने पढ़ लिया, हमारी जो पूरी विकृति कितने प्रकार की थी हमने उसे डिटेल में समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा हुक्स लॉ। क्या कहते हैं, हुक्स लॉ। आपके सामने अब हम बताएंगे आपको हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हुक्स लॉ जो होता है, हुक्स एक वैज्ञानिक थे हुक्स, उन्होंने अपना नियम दिया था, ठीक है। वो नियम क्या था, देखिए हुक्स लॉ जो होता है, उन्होंने बोला था, एक वैज्ञानिक थे हुक, ठीक है। तो हुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया था। उनके नियम के अनुसार उत्पन्न हुआ प्रतिबल, किसी भी वस्तु में अगर हम बल लगाते हैं उसमें उत्पन्न हुआ प्रतिबल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा स्ट्रेन, मतलब विकृति, ठीक है। जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब कि विकृति के। ये हुक्स ने बोला था,
हुक्स के वैज्ञानिक आए थे, अगर हम लोग किसी मटेरियल में फोर्स लगाते हैं तो उसमें उत्पन्न हुआ प्रतिबल, क्या उसमें उत्पन्न हुआ प्रतिबल किसके बराबर होगा, उसमें हुए विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन द सेंस जैसे जैसे हमारा प्रतिबल बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस जो है बच्चा स्ट्रेस बढ़ेगा, वैसे वैसे विकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हुक्स ने बताया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग बचपन से जानते हैं, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, एक नियतांक जोड़ते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। तो ये जो ई है ना, ई, इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा यंग मॉडुलस कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक या इलास्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ओके, यंग प्रत्यास्था गुणांक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हुक्स ने बोला था किसी भी वस्तु में अगर हम प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल जो है वस्तु में हुए विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जब समानुपाती होगा, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इन्होंने बोला था कि जब समानुपाती होगा तो एक लिमिट उन्होंने रख दिया था कि एक लिमिट के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट, ये जो काम होगा, जो टोटल ये जो स्ट्रेस होगा, वो कब तक स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, कब तक रहेगा, विद इन द इलास्टिक, मतलब एक इलास्टिक लिमिट, एक प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही केवल ये सिग्मा जो होता है वो एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेंज होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब ये इसको हम लोग बोलते हैं ई यंग मॉडुलस कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ई की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन या प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अच्छा, अगर इसके हम यूनिट की बात करें बच्चा, क्या यूनिट की, अगर हम यूनिट की बात करें मात्रक की, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक बिल्कुल स्ट्रेस के बराबर होता है, क्योंकि ये जो होता है वो होता है यूनिटलेस। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर हम लोग जानते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो एल लंबाई है, इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाएगा। एप्सिलॉन जो होता है हमारा स्ट्रेन, वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो जो इसकी यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी भी यूनिट हो जाएगी। और स्ट्रेस की यूनिट हम लोग बता चुके हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल या मेगा पास्कल या गीगा पास्कल, ये सारी यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं और चेंज कर चुके हैं कैसे चेंज करना है। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं अब अगले पे। हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अगर हम लोग किसी बॉडी पे बल लगाते हैं तो बल जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें प्रतिबल भी कैसे कैसे बढ़ता है, और प्रतिबल बढ़ता है तो उसके साथ साथ विकृति भी कैसे बढ़ती है। एक हम लोग इस्पात लेंगे, लोहा, ठीक है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, मृदु इस्पात लेकर के हम लोग उस पर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, यानी कि प्रतिबल विकृति आरेख हम बनाएंगे। प्रतिबल विकृति आरेख एक मृदु इस्पात पर, मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील, एक माइल्ड स्टील हम लोग लेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग चेक करेंगे, बल लगाकर उस पर हम लोग चेक करेंगे कि प्रतिबल और विकृति किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाती हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, प्रतिबल विकृति आरेख में हमने क्या किया, मार्केट से एक माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा लेके आया। ठीक है, देखिए ये आपके सामने मैंने क्या किया, एक माइल्ड स्टील का एक मैं क्या लाया हूं, टुकड़ा लाया हूं। इस पे मैं बल को लगाते जा रहा हूं, मतलब फोर्स।
अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बल लगाकर इस पे चेक कर रहा हूं कि इसमें प्रतिबल जो उत्पन्न हो रहा है, प्रतिबल सिग्मा, और इसमें जो हो रही है विकृति, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वह एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रतिबल विकृति आरेख, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं क्या, सिग्मा, और इस एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एप्सिलॉन, मतलब विकृति। इस एक्सिस पे हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, विकृति। एक्स एक्सिस पे हमारी विकृति है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे है हमारी स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, ठीक है, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में देखिए कैसे कैसे क्या होता है। देखिए मैं क्या किया, मैं मार्केट से लेके आया माइल्ड स्टील, ठीक है, उस पर मैं बल लगा के चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्टार्टिंग में पहले क्या होता है बच्चा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू, बल की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, खींचूंगा, वैसे वैसे क्या होगा, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चा, 10 होगा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ए पॉइंट तक, ठीक है, ए पॉइंट तक या बी, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ए। मैं क्या कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है, देखिए पॉइंट 0 यहां मैंने क्या लिया, 0 0, यहां पर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट 0 0 है। मतलब मैं जैसे जैसे इस पे बल लगाता हूं वैसे वैसे क्या होता है, जितना इसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रतिबल, क्योंकि फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिबल। और प्रतिबल की वैल्यू जैसे जैसे मैं बल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे प्रतिबल बढ़ रहा है, और प्रतिबल बढ़ने की वजह से उसमें क्या हो रही है, पदार्थ में क्या हो रही है, विकृति हो रही है, मटेरियल में क्या हो रही है, विकृति हो रही है, स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, मतलब O से लेकर के A तक, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, समानुपातिक सीमा, ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट मैं इसको बना लेता हूं, फिर क्या करूंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि मैं क्या करता हूं कि और फोर्स बढ़ाता हूं, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारा बी, ठीक है, एक पॉइंट क्या आ गया, बी। अब इस बी पॉइंट तक, इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे प्रतिबल वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस सीमा के बाद, ठीक है, इस सीमा के बाद जैसे ही हम लोग फोर्स को छोड़ेंगे, मतलब बल को इसमें से हम लोग छोड़ेंगे, तो मटेरियल क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। मटेरियल क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। बल लगा रहे हैं तो हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता था, पदार्थ का वह गुण होता था जिस गुण के कारण अगर हम मटेरियल में फोर्स लगा रहे हैं तो वह अपने डिफॉर्मेशन का विरोध करता था। मतलब जैसे जैसे उसमें विकृति होती थी, फिर जैसे ही हम लोग फोर्स छोड़ते थे वो अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जाता था। तो वैसे ही बी स्थान तक अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाया, बी स्थान तक अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाया, उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो जो इसमें विकृति हो रही है ना, स्ट्रेस की वजह से इसमें विकृति हो रही है, तो क्या होगा, जैसे ही हम बी स्थान पे फोर्स छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, पुनः वो क्या आ जाएगा, पदार्थ अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मटेरियल में और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाया, मटेरियल में फोर्स बढ़ाया, तो एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पे स्ट्रेस जो होगा बच्चा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मान ले रहा हूं मैं सी, ये पॉइंट कौन सा मान ले रहा हूं, सी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उच्च पराभव बिंदु, हायर यील्ड पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं हायर यील्ड पॉइंट, हायर यील्ड पॉइंट। इसको हायर यील्ड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बिंदु के बाद, मतलब इस स्टेट के बाद मटेरियल क्या होगा, बिना कोई अतिरिक्त बल लगाए इसमें विकृति होगी।
मटेरियल में बिना कोई अतिरिक्त बल लगाए क्या होगी, इसमें विकृति होती जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। चूंकि ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, हायर यील्ड पॉइंट, यहां से बिना और अधिक बल लगाए मटेरियल ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली मटेरियल क्या होगा, विकृति उसमें होने लगेगी, मटेरियल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब हमने फोर्स लगाया और मटेरियल क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो मटेरियल बढ़ते बढ़ते एक स्थान आएगा जहां, इसको हम लोग बोलेंगे डी पॉइंट। डी पॉइंट एक स्थान आएगा जहां हम देखेंगे कि मटेरियल अब क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब मटेरियल और फैल नहीं रहा है। ठीक है, तो मटेरियल फैल नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद मटेरियल में स्वतः मतलब अपने से ही उसमें वृद्धि नहीं होती है, वहां पर वृद्धि रुक जाती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, स्ट्रेस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, मतलब प्रतिबल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और प्रतिबल भी बढ़ेगा साथ साथ विकृति भी बढ़ेगी। तो प्रतिबल विकृति साथ साथ बढ़ेगी साथ साथ बढ़ेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या और अल्टीमेट, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बच्चा, स्ट्रेस। मतलब यह पॉइंट जो है ई जो पॉइंट है हमारा, ये होता है मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ई पॉइंट पे आने के बाद मतलब मटेरियल जो है अब मैक्सिमम प्रतिबल को प्राप्त कर चुका है, मतलब हमने फोर्स लगाते गए, वो मटेरियल बढ़ता गया। ठीक है, तो मटेरियल क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस को प्राप्त कर लेगा। अब अगर यहां से हम थोड़ा सा भी अधिक फोर्स लगा देंगे, अब यहां से अगर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी अधिक बल लगा देंगे, तो मटेरियल क्या होगा, इसके बाद तुरंत क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम एफ बोलते हैं, और यहां पर मटेरियल का क्या हो जाएगा बच्चा, फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक माइल्ड स्टील पे, एक मृदु इस्पात पे हम लाए और उस पे बल लगा करके हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, उसके टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। टेंसाइल टेस्ट मतलब तनाव परीक्षण हम लोग कर रहे हैं, और इसी तनाव परीक्षण में हमारा बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक है, तो इसी तनाव परीक्षण में हमारा ये आरेख बनता है। और कैसा बनता है देखिए, एक बार और मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, मटेरियल को लिए उस पर बल लगाते गए तो हमारा प्रतिबल भी बढ़ता गया और विकृति भी उसी हिसाब से बढ़ती गई। क्योंकि यहां से यहां तक इस रेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब यहां तक पॉइंट ए तक हुक्स का नियम जो है बच्चा वो फॉलो करता है, हुक्स का लॉ फॉलो करता है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल जो है समानुपातिक होगा विकृति के, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी। अब इस स्टेज के बाद हम लोग और फोर्स लगाएंगे, उसके बाद बी पॉइंट पर जब हम आएंगे देखेंगे, वहां पे बी पॉइंट के बाद जब हम बल को हटा दे रहे हैं मटेरियल से, तो मटेरियल पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जा रहा है। जब मटेरियल पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मटेरियल इलास्टिक है। मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। मतलब इस बिंदु तक मटेरियल कैसा व्यवहार दे रहा है, तो वह एक ऐसा व्यवहार दे रहा है, एक इलास्टिक रबड़ की तरह वो व्यवहार दे रहा है। मतलब वहां पर जाने पे जैसे हम लोग बल हटा रहे हैं, मटेरियल अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, अब इस सीमा के बाद जैसे ही हम लोग आगे फोर्स लगाते हैं, मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है प्लास्टिसिटी। आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था आपको प्लास्टिसिटी। प्लास्टिकता क्या होती है, जब मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, मटेरियल में बल लगाने के बाद मटेरियल क्या हो, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब मटेरियल हमेशा के लिए बदल जाए, पुनः अपनी स्थिति में ना आ पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिकता। ठीक है, तो इसके बाद मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। ठीक है, तब यहां से मटेरियल प्लास्टिक रीजन में जाएगा, तो हम लोग एक पॉइंट ऐसा देखते हैं, सी पॉइंट, जहां पर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मतलब फोर्स हम न लगाएं, फिर भी क्या होगा, उसके बाद विकृति बढ़ती जाएगी। देखिए यहां पर स्ट्रेस तो डिक्रीज हो ही रहा है, लेकिन विकृति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। विकृति यहां से विकृति यहां चली आई,
मतलब इतना चेंज हुआ विकृति में, ठीक है, विकृति बढ़ गई, लेकिन हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, कम हो गया। मतलब बिना अधिक फोर्स लगाए ऑटोमेटिक मटेरियल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब मटेरियल बढ़ते जा रहा है। फिर डी के बाद, इसीलिए जब बिना बल लगाए मटेरियल ऑटोमेटिक बढ़ने लगे, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पराभव प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए पराभव के बाद क्या होगा, मटेरियल में हम लोग बल लगाएंगे, बढ़ते जाएगा, मटेरियल में स्ट्रेस भी बढ़ेगा और विकृति भी बढ़ेगी। स्ट्रेस प्रतिबल और विकृति दोनों बढ़ते जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब यह अति मैक्सिमम, मतलब यह अधिकतम प्रतिबल हो गया है। अब इसके बाद, इस प्रतिबल के बाद हमारा मटेरियल जो है वो थोड़ा सा भी बल लगाने पे मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा। ये क्या होगा, टूट जाएगा। थोड़ा सा भी बल लगाएंगे उसके बाद मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये बच्चा हमारा मिल के आता है प्रतिबल विकृति आरेख, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी जान लेते हैं, ओके। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि फॉर्मूला एक हम लोग डिराइव करेंगे। फॉर्मूला, अगर हमारा कोई बॉडी है उसमें अगर बल लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर उसमें फोर्स लग रहा है, अगर एल है तो उसमें चेंजमेंट कितना आएगा। अगर हम लोग बल लगा के इसकी लंबाई को क्या करें, बढ़ा दें, ठीक है, तो डेल्टा एल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे। वो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा, वो आएगा और हम लोग क्वेश्चन में उसको यूज करेंगे और लगाएंगे। वो हमारा बिल्कुल तोप फार्मूला होगा और देखिए हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि एक हमारा बॉडी है, ठीक है, इसमें ई क्या है, इसका यंग मॉडुलस है। क्या है बच्चा, यंग मॉडुलस, जो कि गिवन है, ठीक है। तो देखिए जब हम इस पे बल लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चा, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं सिग्मा जो प्रतिबल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है, विकृति के। तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो नोटिफिकेशन यूज करूंगा वही सारे किताबों में मैक्सिमम जगह यूज होता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन यूज करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन यूज आप लोग सही से करेंगे, याद रखेंगे, तभी जाके हम लोग किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो बार बार मुझे बताना पड़ेगा प्रतिबल का नोटिफिकेशन सिग्मा है, विकृति का नोटिफिकेशन एप्सिलॉन है, तो बार बार ना बताना पड़े, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रहे। तो प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अगर हम लोग ये हटाते थे प्रोपोर्शनलिटी, तो हम लोग क्या लगाते थे, एक यंग मॉडुलस कांस्टेंट ई लगाते थे, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोग ये सिग्मा बराबर जानते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, इज इक्वल टू ई इंटू, और एप्सिलॉन बराबर हम लोग जानते हैं बच्चा डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इधर पश्चांतर करेंगे, मतलब उधर ट्रांसफर करेंगे, ई नीचे आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा एल जो मिलेगा बराबर मिलेगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, ठीक है। तो डेल्टा एल का ये हमारा मिल गया, एफ एल अपॉन ए ई, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यूज होगा क्वेश्चंस को लगाने में, एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है। कंपाउंड बार के लिए भी, कंपाउंड बार मतलब अगर ये एक लगा है, मान लीजिए ये क्या लगा हो, अगर 3-3 बार इसमें लगे हों और इसमें बल लग रहा हो, कुछ ऐसे लग रहा हो, कुछ ऐसे लग रहा हो, तभी भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालेंगे, टोटल चेंज इन लेंथ, लंबाई में, कुल लंबाई में परिवर्तन हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि उस बार में, उस क्षण में उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ओके। अब चलिए, तो इसके फॉर्मूला, ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसके जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2-3 और फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन जानेंगे। वो क्या होता है, देखिए पहला डेफिनेशन है, पहला जो डेफिनेशन है आपके सामने वो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते किसे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं FOS, सुरक्षा गुणांक, क्या कहेंगे, सुरक्षा गुणांक। तो देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सुरक्षा गुणांक, वो क्या होता है,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, या हिंदी में लोग बोल देंगे यह अंतिम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात होता है। ओके, तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स टू द सिग्मा वर्किंग, तो ये होता है बच्चा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा गुणांक। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे अधिकतम, हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, अधिकतम प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल। अब देखिए होता क्या है ये, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मतलब जो हमारा कार्यकारी प्रतिबल है, वर्किंग स्ट्रेस, वो है हमारा 10, ठीक है, और जो इस मटेरियल का जो हमने बनाया है, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम है, मतलब कितना ये सह सकता है, मान लीजिए वो 20 सह सकता है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि कोई मटेरियल है, जैसे मान लीजिए हम लोग बीम बनाना है, आप लोग सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर होने वाले हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर मान लीजिए आपको बीम बनाना है, ठीक है, तो आप बीम अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो बीम आप बनाते हैं, तो जो मैक्सिमम जो बीम का जो मैक्सिमम बीम जो है वो सह सकता है, जो मैक्सिमम प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबल जो सह सकता है, मान लीजिए वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सह सकता है, ठीक है, मतलब इससे अधिक आप जाएंगे तो वो क्या होगा, बीम टूट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कार्यकारी प्रतिबल है वो केवल 10 है, तो जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा बच्चा 20/10, मतलब कि 2 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि आप 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेकर चल रहे हैं, इस आपका बीम क्या होगा, सेफ होगा। जैसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 के नीचे जाता है, आप लोग रिस्क जोन में चलते हैं, मतलब आपका बीम वो चलने वाला नहीं है, या कॉलम आपका चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको हम लोग ज़्यादा ही रखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूंकि ये ज़्यादा रहेगा, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो 1 से अधिक आएगा, ठीक है, और कार्यकारी प्रतिबल जो हमारा होगा वो हम लोग कम रखते हैं, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना से कम रखते हैं, ताकि हमारा बीम जो है कंटिन्यूअसली वर्क करे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अधिकतम प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लें कि हमने अभी पढ़ा था प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिक कांस्टेंट ई, ठीक है, और हम लोग अभी पढ़ेंगे जी एंड एक होता है के। जी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, कर्तन मापांक हिंदी में इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आयतन मापांक, वॉल्यूमेट्रिक, और इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। अभी हम इन तीनों के बारे में अभी विस्तृत में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक, रोक दो। तो आइए ई, के और जी के बारे में हम लोग समझते हैं, ई, के एंड जी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये होता है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, स्ट्रेस अपॉन एप्सिलॉन, मतलब प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ई कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई। अब समझिए के क्या होता है, के को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हिंदी में लोग बोलते हैं, इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के होता है, हिंदी में होता है कर्तन
पांक, कर्तन मापांक। ठीक है, तो कर्तन मापांक के बराबर होता है, जैसे ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, तो कर्तन मापांक के बराबर होता है कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति, कर्तन विकृति। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, के इज इक्वल टू, कर्तन प्रतिबल को हम लोग टाउ से दर्शाते थे अपॉन कर्तन विकृति को हम लोग फाई से दर्शाते थे, के इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। ओके, ये हो गया के। अब जी देखिए क्या होता है, जी मैं एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म कर दे रहा हूँ एक ही ब्लैक बोर्ड पे। जी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बल, ई के जी, इसको हम लोग जी को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जी को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, या हिंदी में से हम लोग बोलते हैं आयतन मापांक। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉडुलस, आयतन मापांक। नाम से ही दिख रहा है आयतन मापांक, मतलब कुछ ना कुछ तो आयतन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लोचा है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के बराबर होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए के कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति, मतलब शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब सीधा प्रतिबल बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं आयतन विकृति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयतन विकृति। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हूं, सीधा प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो ये हो गया हमारा जी। ठीक है, ये हो गया हमारा जी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। हमने क्या किया, इस ई के जी को भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सवाल लगाएंगे, एक आध दो सवाल लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाएंगे, क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आते हैं न्यूमेरिकल, वो हमारे उसमें भी आते हैं, आपके जो भी आप एसएससी लेवल के या फिर आप पीएसयू लेवल की जो भी आप तैयारियां करते हैं, उसमें इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों के लिए भी जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसमें या बीटेक कर रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल के लिए हम लोग रुकते हैं, अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक और आपके सामने बच जाता है एक छोटा सा टॉपिक, जो कि है टेम्परेचर स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तापीय प्रतिबल, उसे हम लोग अभी देख लेते हैं क्या होता है तापीय प्रतिबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि तापीय प्रतिबल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं तापीय प्रतिबल या फिर थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है बच्चा, देखिए, इफ अ रॉड इज ग्रिप्ड बोथ एंड्स, if a rod is gripped at both end and when it expand due to temperature difference or in which stress is developed due to temperature difference, means अगर हम इस एक रॉड को दोनों तरफ से क्या कर लें, ग्रिप कर लें। ठीक है, एक रॉड को या फिर किसी मटेरियल को हम लोग क्या करें, दोनों तरफ से फिक्स कर दें, और इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग आग लगाएं। क्या लगाएं, आग लगाएं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग आग लगाएंगे और हमने दोनों तरफ इसको फिक्स कर दिया है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, चूंकि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है और रॉड का पहले टेम्परेचर कुछ और था, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ताप अंतर की वजह से जो इसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा, प्रतिबल, वह क्या कहलाएगा बच्चा, वह कहलाएगा तापीय प्रतिबल। क्योंकि नाम से ही दिख रहा है थर्मल स्ट्रेस, तापीय प्रतिबल। When a rod is gripped at both end and a stress developed due to temperature difference, then this type of stress is called temperature stress, thermal stress, तापीय प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी रॉड को हम लोग दोनों सिरों को बंद कर दें और हम लोग क्या करें, उसमें आग लगाएं, आग लगाकर उसे गर्म करें, तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, प्रतिबल उत्पन्न होगा, वह प्रतिबल को हम लोग कहेंगे तापीय प्रतिबल। क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, बचपन में, इंटर में, हाई स्कूल में हम लोग पढ़े होंगे कि जो इसमें चेंज इन लेंथ होगा, जो लंबाई में परिवर्तन होगा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लंबाई के, और लंबाई में जो परिवर्तन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, और जो डेल्टा एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा के। अल्फा को हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा। इसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? थर्मल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये थर्मल कांस्टेंट ये गिवन होता है क्वेश्चन में आपको, थर्मल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी रहेगी पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थर्मल कांस्टेंट होता है, मतलब जो लंबाई में चेंज होगा, बदलाव होगा, वह इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तथा लंबाई में बदलाव टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर के समानुपाती होता है, तथा लंबाई में बदलाव अल्फा के समानुपाती होता है, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, अल्फा इसको अभी आप रहने दीजिए, हम लोग अगर इसे देखें तो डेल्टा एल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के और डेल्टा टी के। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, जो कि वही मैं कांस्टेंट की बात कर रहा था आपसे, अल्फा की, ठीक है। तो ये क्या आता है, एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ते हैं अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, या इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, ओके। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है प्रतिबल। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबल तथा विकृति, ठीक है। प्रतिबल तथा विकृति ज्ञात करना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्ञात करना है। तो ये देखिए अगर इस एल को मैं इधर लेके आऊं तो डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब ये बताइए डेल्टा एल अपॉन एल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति, ओके। तो हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं इसको, डेल्टा एल अपॉन एल को, या फिर हम बोलते हैं अल्फा डेल्टा टी। मतलब यहां से देखिए स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है बच्चा, क्या किसकी वैल्यू आ गई? स्ट्रेन की, विकृति की वैल्यू आ गई डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ओके, अल्फा डेल्टा टी आ गया। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? ई एप्सिलॉन। क्या होता है? ई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या होगा? अल्फा डेल्टा टी रखिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया हमारा प्रतिबल, और ये प्रतिबल क्या कहलाएगा? तापीय प्रतिबल। इसीलिए हम लोग इसको शो करेंगे सिग्मा टी, मतलब कि तापीय प्रतिबल ई अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया हमारा तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला, ओके। तो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, क्या कि तापांतर की वजह से जो हमारे किसी भी रॉड में या फिर किसी भी मटेरियल में तापांतर की वजह से जो भी प्रतिबल उत्पन्न होता है वो क्या होता है? तो वह होता है ई अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है? वो है थर्मल कांस्टेंट। अल्फा क्या है बच्चा? थर्मल कांस्टेंट, ठीक है। और ई क्या है? हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस कांस्टेंट, थर्मल कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा टी, तापांतर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हमारा फार्मूला मिल गया, सिग्मा टी इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। हम लोग फार्मूले में क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे, और ये फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये हमारा था एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक था थर्मल स्ट्रेस, जो कि यहाँ पर अब खत्म हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल के साथ। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और अगले सेशन में हमसे मुलाकात कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आए आप तक जल्दी से या एज सुन एज पॉसिबल आपके पास पहुंच सकें, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।